इस वीडियो में देखेंगे 15 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन फॉर NISM सीरीज 5A एग्जाम, यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। ये एक्सप्लेनेशन आप बेहतर दे पाओगे अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो, या आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। आइए देख लेते हैं एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। Question 1. To set a financial goal, investors need to consider which of the following factors? A. Time horizon, market policy. B. Expenses, share market. C. Purpose, time, need of fund. D. Aspiration, aggressiveness. फाइनेंशियल गोल्स मतलब सिस्टमेटिक एसेट एलोकेशन से कोई भी फाइनेंशियल माइलस्टोन या फाइनेंशियल प्लान को अचीव करने के लिए एक टारगेट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें कोई इंडिविजुअल एक सर्टेन टाइम फ्रेम ने पूरा करना चाहता है। हर फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए 3 फैक्टर कंसिडर करना ज़रूरी होता है। पर्पस मतलब किस लिए फंड रिक्वायरमेंट, नीड ऑफ फंड यानी कितने फंड चाहिए आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, और टाइम हॉराइजन कितना टाइम बाद ये फंड चाहिए। सो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्पस, टाइम, नीड ऑफ फंड। क्वेश्चन 2. Between multi-cap fund and flexi-cap fund, which one invests across large, mid and small cap stocks minimum 75% of total assets? A. Flexi-cap fund. B. Both of the fund. C. None of the fund. D. Multi-cap fund. फ्लेक्सी कैप फंड टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट की मूवमेंट्स के अनुसार लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। मल्टी कैप फंड लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप सिक्योरिटीज की हर एसेट क्लास में टोटल एसेट का मिनिमम 25% इन्वेस्ट करता है। मतलब मल्टी कैप फंड टोटल एसेट का मिनिमम 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्टी कैप फंड। क्वेश्चन 3. एज पर सेबी रेगुलेशंस, minimum how many investor is required to start a scheme? A. 20 numbers. B. 15 numbers. C. 25 numbers. D. 10 numbers. एज पर सेबी रेगुलेशंस, म्यूचुअल फंड के लिए 2025 रूल एक गाइडलाइंस है जो कहता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए और किसी भी एक इन्वेस्टर के पास स्कीम के टोटल कॉर्पस का 25% से अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए। और ये रूल सभी नए फंड ऑफर यानी NFO और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम पर लागू होता है। सो ऑप्शन ए, 20 numbers is the right answer of this question. Question 4. When an Indian investor invests in US market, what will happen if the INR becomes stronger during the investment period? A. Return will be higher. B. Return will be lower. C. No effect on return. D. None of the above. जब कोई इंडियन इन्वेस्टर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड में यूएस डॉलर INR के मुकाबले मजबूत हो जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग होने से इन्वेस्टर को अधिक INR प्राप्त होगा।
लेकिन यूएस डॉलर आईएनआर के तुलना में वीक होता है तो पोर्टफोलियो रिटर्न कम होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को कम रुपया प्राप्त होगा। यह है करेंसी रिस्क जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिटर्न विल बी लोअर। क्वेश्चन 5, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्ट्स इन एटलीस्ट डैश एसेट क्लासेस। ए 3 numbers, बी 5 numbers, सी 2 numbers, डी 10 numbers। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जिसमें ईच एसेट क्लास में टोटल एसेट का कम से कम 10% का मिनिमम एलोकेशन होता है। इसमें डेट, इक्विटी और एक एडिशनल एसेट क्लास को इंक्लूड किया जाता है। एडिशनल एसेट क्लास जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा। मार्केट मूवमेंट पर इन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट डायनामिकली हो सकता है। अगर किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने इक्विटी में 65% से अधिक फंड एलोकेट करता है, देन इट विल बी एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एल्स इट विल बी ए नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। But now here the answer will be option A, 3 numbers. Question 6. In which plan of mutual funds investors can deposit a constant amount at a regular interval? A. Systematic transfer plan. B. Systematic investment plan. C. Regular savings plan. D. Value investment plan. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक मेथड है जिसमें इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करता है और एक फिक्स्ड इंटरवल पर अपने पैसे की एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करता है। एसआईपी में हर इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट रेट के आधार पर इन्वेस्टर के अकाउंट में एडिशनल यूनिट्स ऐड किया जाता है। रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर मार्केट वोलाटिलिटी की इम्पैक्ट को कम करने में मदद करता है। एसआईपी फॉलिंग और राइजिंग दोनों ही मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को बैलेंस करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। क्वेश्चन 7, amongst the following which specific risks is associated with the investment in foreign securities? A. Concentration risk. B. Interest rate risk. C. Currency risk. D. Liquidity risk. सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में कुछ स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होता है जैसे कि मार्केट वोलाटिलिटी, लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एटसेट्रा। इंडिविजुअल एसेट कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक रिस्क्स भी होते हैं जैसे कि क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डेब्ट सिक्योरिटीज। करेंसी और एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वेस्टर्स या कंपनियों से फेस करने वाला रिस्क है जो डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक करेंसी के वैल्यू दूसरी करेंसी की तुलना में वीक या स्ट्रांग होने से ये रिस्क जनरेट होती है। सो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, करेंसी रिस्क, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 8, स्टैम्प ड्यूटी इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस? ए. न्यू परचेज. बी. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट. सी. एडिशनल परचेज. डी. ऑल ऑफ द अबव। परचेज, एडिशनल परचेज, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ट्रांसफर यानी डीटीपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक ट्रांसफर, स्विच, इन सभी ट्रांजैक्शंस में म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। फॉर परचेज अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स 0.005% स्टैम्प ड्यूटी इज एप्लीकेबल।
एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में यूनिट ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर 0.015% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्लूडिंग ईटीएफ्स के लिए स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question 9. If the interest rate in economy decreases, the existing bondholders would like to sell the existing bonds at dash. A. Higher prices. B. Same prices. C. Lower prices. D. Discounted prices. इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट घटती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो कम इंटरेस्ट रेट देने वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिससे उनकी कीमत गिर जाती है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरती है तो हाई इंटरेस्ट रेट देने वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए मोर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स जो बॉन्ड सेल करना चाहते हैं उन्होंने हायर प्राइस पर बॉन्ड सेल करना चाहेंगे। तो इसमें आंसर होता है ऑप्शन ए, हायर प्राइसेस। क्वेश्चन 10. Which of the following option generates a cash flow to the investor's bank account? A. Dividend reinvestment. B. Switch. C. Dividend payout. D. Change of bank account. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं होती है। डिविडेंड अमाउंट को उसी स्कीम में रीइन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टर्स को एडिशनल यूनिट्स अलॉट की जाती है। स्विच का मीनिंग है कि यूनिट्स को एक ही म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर किया जाता है। इन्वेस्टर्स के अकाउंट में कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं होती है। चेंज ऑफ बैंक अकाउंट इज ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से रिप्लेस किया जाता है। ओनली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में इन्वेस्टर के अकाउंट में डिविडेंड अमाउंट डिपॉजिट की जाती है जब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे करता है, मतलब इन्वेस्टर्स के अकाउंट में कैश फ्लो जनरेट होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, डिविडेंड पे आउट। क्वेश्चन 11. व्हाट इज द पी रेशियो ऑफ ए स्टॉक? ए. मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. बी. मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. सी. मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अल्फा. डी. अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। पी रेशियो स्टॉक्स के लिए एक वैल्यूएशन मेट्रिक है। ये इंडिकेशन देता है कि करंट मार्केट प्राइस पर कोई शेयर एक्सपेंसिव है या सस्ता। हाई पी रेशियो का मतलब है कि कंपनी की अर्निंग की तुलना में शेयर की प्राइस अधिक है या कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई है। दूसरी ओर लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो शेयर के अंडर वैल्यूएशन को दर्शाता है। यह हो सकता है कोई सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक मार्केट रिस्क के लिए या फॉर कंपनीज अंडर परफॉर्मेंस ओवर सम ईयर। द पी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए कंपनी शेयर प्राइस टू द कंपनीज अर्निंग पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन ए, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12. A negative alpha suggests dash performance of an asset manager. A. In line with the benchmark index. B. Underwhelming with respect to the benchmark. C. Outperforming the benchmark. D. None of the above. अल्फा बेंचमार्क इंडेक्स के रेस्पेक्ट में एक्सेस या लेस रिटर्न का एक मेजरमेंट है। अल्फा बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में किसी फंड को लाभ दिलाने में एसेट मैनेजर के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा 0 मतलब
परफॉर्मेंस इज इन द लाइन विद द बेंचमार्क इंडेक्स। अल्फा ग्रेटर देन 0 फंड मैनेजर की बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एनी नेगेटिव नंबर में अल्फा फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में अंडरवेलमिंग इंडिकेट करता है, मतलब फंड का परफॉर्मेंस पुअर दर्शाता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडरवेलमिंग विथ रेस्पेक्ट टू द बेंचमार्क। Question 13. Amongst the following, identify the graphical framework which reveals the level of risk involved in mutual fund scheme. A. Risk analyzer. B. Risk profile. C. Risk-o-meter. D. Risk calculator. 2013 में सेबी ने स्कीम्स की सुइटेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए प्रोडक्ट लेवलिंग की शुरुआत की। सेबी ने 3 कलर का एक कलर कोड इंट्रोड्यूस किया था टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ ए स्कीम। ब्लू लो रिस्क, येलो मीडियम रिस्क और ब्राउन हाई रिस्क। अप्रैल 2015 में सेबी ने रिस्क के लेवल्स को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया और कलर कोड को भी एक ग्राफिकल फ्रेमवर्क से रिप्लेस किया गया। द ग्राफिकल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड रिस्क-ओ-मीटर। अभी रिस्क-ओ-मीटर में 6 लेवल्स ऑफ रिस्क रिप्रेजेंट किया जाता है। लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क-ओ-मीटर। ग्राफिकल फ्रेमवर्क को रिस्क-ओ-मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन 14. Amongst the following, which shall be referred as purchasing power risk? A. Liquidity risk. B. Market risk. C. Credit risk. D. Inflation risk. परचेसिंग पावर मतलब करेंसी का एक यूनिट से खरीदी जा सकने वाली गुड्स और सर्विसेज। इन्फ्लेशन के कारण ये समय के साथ कमजोर हो सकती है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कुल कीमत को बढ़ाती है। जब इन्फ्लेशन अधिक हो जाती है तो करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसका मीनिंग है कि सेम अमाउंट से कम गुड्स और सर्विसेज खरीदी जा सकती है। मान लीजिए कि पिछले वीक में 120 रुपए में 4 किलो वेजिटेबल्स मिलता था, लेकिन इस वीक 120 रुपए में ओनली 3 किलो ही मिलता है। ये एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट करता है कि करेंसी की परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गया है। इन्फ्लेशन के लिए परचेसिंग पावर कम हो जाता है करेंसी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन रिस्क। इसको हम परचेसिंग पावर रिस्क बोल सकते हैं। क्वेश्चन 15. आइडेंटिफाई द रिस्क प्रीमियम। ए. नेट एसेट वैल्यू माइनस एग्जिट लोड। बी. रिटर्न विथ रिस्क माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। सी. डिविडेंड पर यूनिट। डी. NAV माइनस TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। रिस्क प्रीमियम मतलब एडिशनल रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करता है जिस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर रिस्क लेके होल्ड किया, एंड इट इज टू कॉम्पेंसेट द रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर। रिस्क लेके रिस्क फ्री या गारंटेड रिटर्न से अधिक जो रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है, दिस इज रिस्क प्रीमियम। से रिस्क फ्री रिटर्न इज 7%, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेके रिटर्न मिला 10%, सो रिस्क प्रीमियम इज 10 - 7 = 3%। सो रिस्क प्रीमियम का मतलब है ऑप्शन बी, रिटर्न विथ रिस्क माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो यही थे 15 क्वेश्चंस। होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा। इसके पहले भी मैंने अलग अलग वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपलोड किए हैं, जिसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उन सब वीडियोस चेक कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।